नेक्स्ट हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट मेरा ये ख्याल है कि न्यूमेरिकल नंबर 4 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हम लोग इसी को अटेम्प्ट करेंगे। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कदरे इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर ये बोर्ड के पेपर में आया भी हुआ है। और फार साइड के बोर्ड्स जो हैं, जिस तरह बहावलपुर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, वहाँ पे ज़्यादा ये टेस्ट होता है। तो इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी डेटा में आपके पास जो वैल्यू है ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, ये जी को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिए। अभी जो हमारा टेस्ट नंबर 1 था एकेडमी टेस्ट सेशन का, उसमें एक क्वेश्चन था जो कि स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन में मैंने ऐड किया था। वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं था, लेकिन अक्सर बच्चों को मैंने देखा कि दे फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेम्प्ट। और वो उसके पीछे रीज़न ये थी कि हम लोग कॉन्सेप्ट को सही तरह देखते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी ये दोनों एक दूसरे की जगह इंटरचेंज होने वाली वैल्यूज़ हैं। अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में है, प्लेनर मोशन में नहीं है, लीनियर मोशन में यानी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी। जब उसकी रफ्तार में इजाफा होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जब वही बॉडी टॉप से बॉटम की तरफ गिर रही होगी या स्लाइड कर रही होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी, वर्टिकल मोशन में होगी, तो फिर उसकी एक्सेलरेशन को ग्रेविटी कहा जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंजेबल हैं। खैर अब ये हमारा टॉपिक नहीं है, ज़िम्नन आ गया बीच में, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूं। अब इसकी ग्रेविटी कितनी है? 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर्स। जब भी किसी हेवनली बॉडी के रेडियस को जिक्र करेंगे आप, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ सैटर्न, किसी भी हेवनली बॉडी का जिसमें ज़मीन है, चांद है, तो उसका रेडियस का आर हमेशा कैपिटल होगा। वो कितना है? 1740 किलोमीटर्स। फाइंड द मैस ऑफ द मून। आपने कैपिटल एम फाइंड करना है। वैसे तो मैस के लिए स्मॉल एम यूज़ होता है, आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे कैपिटल एम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब आप किसी हेवनली बॉडी का मैस कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल एम से होता है। अब यहाँ पे देखें, सॉल्यूशन में जाने से पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे तमाम वैल्यूज़ के यूनिट्स ठीक लिखे हुए हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना चाहिए, ओके फाइन। रेडियस चूँकि लेंथ है तो वो किलोमीटर्स में नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इन मीटर्स। इसको किलोमीटर्स से मीटर्स में करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1740 और उसके बाद 000 मीटर्स। ये वो वैल्यू है जो कि आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगी। अब हमारे पास मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ मून या किसी भी हेवनली बॉडी के मैस का जो फार्मूला है वो एक ही होता है, वो होता है मैस इज़ इक्वल टू ग्रेविटी इनटू रेडियस का स्क्वायर ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मैस हमें कैलकुलेट करना है, ग्रेविटी की वैल्यू जो है 1.62 है और रेडियस हमारे पास कितना है 1740, 1740, उसके बाद 000 और इसका हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगेन वही प्रॉब्लम के इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, लेकिन कैलकुलेटर की स्किल आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके यू आर गोइंग टू सफ़र वेरी बैडली। यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर 1 पे है 1.62 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1740, उसके बाद आपके पास 000 आएगा और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर पावर दे देंगे 2 की। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बगैर लिख लीजिए कोई बात नहीं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 7.3533। डेसिमल के बाद मैक्सिमम हमने 4 वैल्यूज़ ही लेनी होती हैं, इंटू 10⁻22 और यहाँ पे मैस है और इसको हम केजीज़ में लेंगे। ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूँ, अक्सर स्टूडेंट्स ये इस बात पर एतराज़ करेंगे कि बुक में जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दिया हुआ, वो दूसरी तरह दिया हुआ है। इसमें कोई चीज़, ये वो चीज़ें नहीं हैं जो एग्जामिनर काउंट करें और इसकी बुनियाद पर आपके मार्क्स को डिडक्ट करें। इसमें कभी भी इस तरह नहीं होता।
जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि क्या आपका मेथड ठीक है या नहीं। अगर मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट का ये आंसर पूरे का पूरा गलत हो जाता है, ये पूरा आंसर गलत है, तो क्या इस सब चीज़ों को भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता। ये ना मैथमेटिक्स में होता है, ना ये फिज़िक्स में होता है, ना ये स्टैटिस्टिक्स में होता है। जितने भी न्यूमेरिकल टाइप सब्जेक्ट्स हैं उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये ज़रूर चेक किया जाता है कि आंसर अगर करेक्ट है, इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट और आपके मार्क्स पूरे आने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ हर चीज़ का एक अपना-अपना पोर्शन है, उसके अपने-अपने मार्क्स हैं, वो आपको लाज़मी मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपका आंसर गलत है तो पूरे का पूरा स्टेटमेंट ही आपका गलत हो जाए। दूसरी बात, ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, फ़र्क इतना होता है कि कुछ चीज़ों को हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं, हम उसमें डेसिमल के बाद पूरी वैल्यू नहीं लेते हैं, जितनी हमें मुनासिब लगती है हम बस उतनी ले लेते हैं। लेकिन जब ये बुक्स के अंदर आंसर्स लिखे जाते हैं तो वो कंप्यूटर्स के ज़रिए सॉल्व करके लिखे जाते हैं और कंप्यूटर डज़ नॉट माइंड कि आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ लिख दें इस डेसिमल के बाद जितनी भी थी वो सब के सब आप लिख के उससे आंसर फाइंड कर लें। कंप्यूटर डज़ नॉट माइंड, इसीलिए उस आंसर में और हमारे आंसर में माइनर सा डिफरेंस एक आ जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 है। ये भी इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया है, वैसे तो ये ज़्यादा पेपर में नहीं आया कभी, लेकिन यहाँ चूँकि फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसलिए इसको भी लिखा गया यहाँ पे। इसके डेटा को देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, ये है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है ऑफ अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर्स अबव द सरफेस। ये मेरे ख्याल है इसमें एक सैटेलाइट का जिक्र होगा, शायद वो लिखने से रह गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द मून या अर्थ। ये न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल, ये बेसिकली टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज में। लेकिन ये सेम न्यूमेरिकल अर्थ के नाम से भी आया हुआ है बोर्ड के पेपर्स में और मून के नाम से भी आया हुआ है। और इसके बाद ये फिफ्थ वाला, फिर सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, ये तीनों न्यूमेरिकल्स एक ही टर्म के हैं। 5, 6, 7, 8 ये चार न्यूमेरिकल सेम वैल्यूज़ के साथ और फार्मूला के अंदर बेसिकली चार चीज़ें हैं, तो उन चारों में से हर एक को बारी बारी इन्होंने टेस्ट किया है, आपसे फाइंड करने के लिए कहा है, इसलिए वो चार न्यूमेरिकल्स हैं। मैं इनमें से न्यूमेरिकल नंबर 5 आपको सिखाऊंगा, 6, 7 और 8 आपने खुद से करना है। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो फिर ज़ाहिर है कल आप स्कूल में, क्लास में, एकेडमी टाइम, किसी टाइम भी, मॉर्निंग में या इवनिंग शिफ्ट में, जब भी आपको टाइम मिले आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, वो फौरी तौर पे उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखिए, असल में ज़िक्र है कि एक सैटेलाइट का जो कि रिवॉल्व कर रही है ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा, ज़रा ये चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि ज़मीन का फॉर एग्ज़ाम्पल ये सरफेस है और डेफिनेटली ये जो जगह है यहाँ से लेके इधर तक, ज़मीन की कोर से लेके ज़मीन के बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट है यानी रेडियस तक, इस एरिया तक तो कोई भी चीज़ अगर इस सरफेस के ऊपर मौजूद है, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ये सारा कुछ तो इस रेडियस के अंदर ही कवर हो जाएगा। जो चीज़ इस पूरे रेडियस में कवर नहीं होगी वो है जो इस सरफेस से भी कुछ थोड़ा सा ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि कोई सैटेलाइट है और वो हवा में, खला में, एटमॉस्फेयर में वो होवर कर रही है, अपने पूरे सर्कल को लेके चल रही है और इसके लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कैपिटल, ये हमें स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेटा पहले हम देख लेते हैं। हमें ग्रेविटी फाइंड करनी है, उसके बाद हमारे पास हाइट जो है वो 3600 किलोमीटर्स है, जिसे हम डेफिनेटली चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास हमने ये बस दो ही चीज़ें हमें गिवन है और इनको ही एम्प्लॉय करके तो हमने फाइंड करना है कि ज़मीन का या मून का जो टोटल इसकी हाइट है वो कितनी होगी। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं, हमारे पास फार्मूला एक ही था, वो था मास इज़ इक्वल टू ग्रेविटी इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसमें से अब हमने ये जी की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम इस फार्मूले को ज़रा थोड़ा सा मैनूवर करते हैं। जी को एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूँकि वो होना भी इस तरह ही है। आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि चूँकि ये बॉडी जो भी होवर कर रही है वो ज़मीन के सरफेस से काफ़ी ऊपर है, लिहाजा इस रेडियस के अंदर जो यहाँ तक है उसमें आपको ये पूरी हाइट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले को चेंज करेंगे, हम करेंगे जी मल्टीप्लाइड बाय एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू जी। बस इसी में अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ग्रेविटी एक चीज़ मेंशन होने से रह गई, 3600 किलोमीटर्स है, इसको आप सॉरी 3600 किलोमीटर्स है, इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस डबल ज़ीरो के बाद 3 ज़ीरो मज़ीद मैं लगाऊंगा। टाइम की और जगह की कमी है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख दूंगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, वैसे मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया हुआ है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस। ये अच्छा, ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपको वैसे भी चैप्टर के अंदर आपने याद की होगी, ये पेटेंट वैल्यू है, ये आपको याद रहनी चाहिए। रेडियस यहाँ पे उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 3600, और उसके बाद 3 ज़ीरो मैंने बताया था 1000 की वजह से लगाएंगे। और हाइट इसके अंदर सॉरी ये हाइट आ गई, और रेड ये जो है सॉरी ये एज की वैल्यू है जो मैंने यहाँ लिखी है। अब रेडियस जो होता है वो होता है 6 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6, ये ज़मीन का रेडियस है। दोबारा से सुन लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आ गई है तो वो यहीं पे रिजॉल्व हो जाएगी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, ये पेटेंट वैल्यू है, आपने इसको याद करना है, इसको याद किए बगैर बात नहीं बनेगी। उसके बाद मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24, उसके बाद हाइट की वैल्यू है 3600 इंटू आगे 3 ज़ीरो मैंने मज़ीद लगाए हैं,